भोजन एवं मानव स्वास्थ्य का एक लेक्चर हम पहले अपलोड कर चुके हैं। आज सेकंड लेक्चर है प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे ब्रिटलिस ने किया था। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन अमीनो अम्ल के रेखीय बहुलक होते हैं और ये शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत में सहायक होते हैं। प्रोटीन हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रोटीन आहार से मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के दूध है, हरी सब्जियां है, अंडा है, इनसे हमको प्रोटीन मिलते हैं। और इनकी कमी हो जाए तो क्या होगा? प्रोटीन कुपोषण। तो क्या है, गरीबी के कारण लोग भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाते हैं और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। क्या है, भोजन को हमेशा बदल बदल कर खाना चाहिए। जैसे कि मिड डे मील मिलता है बच्चों को, उसमें क्या होता है कि सोमवार को अलग खाना, मंगलवार को अलग, पूरे वीक की उनकी होती है, उनको अलग अलग खाना मिलता है, उसी से क्या प्रोटीन की पूर्ति होती है। तो गरीबी के कारण बच्चों को ये नहीं मिल पाता, लोगों को नहीं मिल पाता और वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। प्रोटीन की कमी से कोई रोग भी होते होंगे? हाँ जी, प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं। 2 प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? प्रोटीन कुपोषण प्रमुख, क्वासी और कोर। तो यह प्रोटीन की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। यह रोग बच्चों में होता है। उन्हें भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर फटने लगती है। तो ये क्वासी और कोर के प्रमुख लक्षण है रोग है के। सेकंड है मेयर समस्या, कैलोरी की मात्रा में कमी। लोगों को भोजन तो मिल रहा है लेकिन उस भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं है, तो मेयर समस्या रोग हो जाता है। कैलोरी की मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाती है उन्हें। जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है तो शरीर के साथ शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है। ये सूख कर है, आंखें अंदर की ओर धंस जाती है। पोषण में कमी के कारण यह रोग ज़्यादातर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों में पाया जाता है। बच्चों में यह रोग मातृत्व से भी आता है। मातृत्व से कैसे आता है कि जब माता गर्भ से है, माँ गर्भ से है, तब वो सही मात्रा में आहार नहीं ले पा रही है, तो ये रोग बच्चों में भी आ जाता है और बच्चा कमज़ोर पैदा होता है। इसीलिए रक्तहीनता से बचने के लिए माँ को आयरन की गोलियां खिलाई जाती है, उसे अच्छा स्वस्थ आहार लेना चाहिए। ये एक चित्र है मेयर समस्या रोग के रोगियों का। अब आगे खनिज। खनिज क्या है? खनिज विभिन्न प्रकार के मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर को चाहिए, जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ये खनिज हैं और ये शरीर को हमारे चाहिए। और इनकी कमी से कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। खनिज की कमी से शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। लोहा तत्व, आयरन की कमी हो जाती है। रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होता है, इसकी कमी से रक्तहीनता, जिसे हम खून की कमी बोलते हैं, हो जाती है और उसके कारण चेहरा क्या है, पीला पड़ जाता है। कैल्शियम हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाता है। तो ये सभी को पता है कि कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर और भंगुर प्रकृति की हो जाती है, दांत गिरने लग जाते हैं, दांत भी भंगुर हो जाते हैं ज़्यादा कमी आ जाए तो। और आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद बढ़ जाती है और गलगंड रोग हो जाता है। ये एक सारणी है प्रमुख खनिज तत्व, स्रोत एवं उसके कार्य। अब सोडियम क्या है? सोडियम कहाँ से मिलता है हमारे शरीर को? नमक से, मछली से, मांस से, अंडे से और दूध से। सोडियम की पूर्ति सामान्य नमक जो अपन खाते हैं उससे, मछली, मांस, अंडे व दूध से। इसके कार्य क्या होते हैं? मांसपेशियों का संकुचन, कि जो मांसपेशियां हैं अच्छी तरह संकुचित रहे, कि जैसे बॉडी ढलती नहीं है। तंत्रिकीय आवेश संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना। सेकंड है पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है? सभी खाद्य पदार्थों में हमें मिलता है पोटेशियम। यह भी मांसपेशी संकुचन करता है, तंत्रिकीय आवेश संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन पोटेशियम के द्वारा होता है। थर्ड है कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। यह दूध, अंडे, हरी सब्जियां, इनसे मिलता है। विटामिन डी के साथ हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान कौन करता है? कैल्शियम करता है। फास्फोरस,
यह भी दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत तथा वर्क, इनसे मिलता है फास्फोरस जो खनिज है। यह कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों तथा दांतों को मजबूती प्रदान करता है। तो हड्डियों और दांतों को कौन कौन मजबूती प्रदान कर रहे हैं? कैल्शियम हुआ, फास्फोरस हुआ, ये दोनों हड्डियों और दांतों को मजबूती करते हैं। मिलते कहाँ से हैं? दूध, अंडे, हरी सब्जियाँ, इनसे मिलता है। लोहा तत्व, लोहा तत्व कहाँ से मिलेगा? यकृत, वर्क, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गाजर, गुड़, इनसे क्या है? आयरन की पूर्ति होती है हमारे शरीर में। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है? लोहा तत्व आयरन करता है, उत्तक ऑक्सीकरण। तो ये लोहा तत्व की कमी ज़्यादातर महिलाओं में, लड़कियों में होती है और उन्हें स्कूलों में, चिकित्सालयों में आयरन की गोलियां निःशुल्क दी जाती है, जिससे उनके रुधिर में हीमोग्लोबिन की कमी न आए। आयोडीन, आयोडीन हमें नमक से, समुद्री भोजन से, हरे पत्तों वाली सब्जियां, लवण, जलीय मछली, जामुन, काला नमक, इनसे आयोडीन प्राप्त होता है। यह थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है आयोडीन। अब आगे मोटापे की बात। मोटापा कैसे आता है और मोटे हम लोग कैसे हो जाते हैं? जब अत्यधिक शारीरिक, यह शारीरिक है, शारीरिक नहीं है, अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रभाव डाले, तो वह क्या कहलाता है? मोटापा कहलाता है। शारीरिक वसा, जो अत्यधिक वसा अपन को कहाँ से प्राप्त होती है? कि हम लोग जैसे घी है, दूध है, फैट वाली चीज़ें हैं, इनको ज़्यादा खाते हैं तो ये क्या है? वसा हमारे शरीर में कलेक्ट होती रहती है। पहले हमने पढ़ ही चुके हैं कि जो विटामिन है, जल में घुलने वाले विटामिन थे और वसा में घुलने वाले विटामिन थे, तो कार्बनिक यौगिकों में। तो वसा क्या है? वसा या फैट कलेक्ट होती रहती है। अगर हम शारीरिक क्रिया न करें और ये जो घी वगैरह एक्स्ट्रा खाते रहें तो क्या मोटापा उत्पन्न हो जाता है। शरीर भार सूचकांक BMI, बॉडी मास, शरीर भार व लंबाई का अनुपात होता है BMI। जब BMI 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच हो तब मोटापा पूर्व स्थिति। अब आप अपनी लंबाई को मीटर में और भार को नाप लीजिए और इनका अनुपात निकालिए। जब यह 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच है तब आपकी मोटापा के पूर्व की स्थिति है, और जब यह 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है से अधिक है तब मोटापा आपको हो गया है, आप मोटापे के शिकार हो गए हैं। मोटापे के कारण होने वाले रोग: हृदय रोग, मधुमेह, निद्राकालीन श्वास समस्या, कैंसर। ये निद्राकालीन श्वास समस्या क्या है जी? ये आपको पता ही होगा, खराटे आना। जो मोटे लोग होते हैं उन्हें खराटे ज़्यादा आती हैं, उनकी श्वास की समस्या होती है, वो सही तरह सांस भी नहीं ले पाते। आगे है रक्तचाप। रक्तचाप क्या है? ब्लड प्रेशर। रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं। जैसे पानी की कोई पाइप है, जैसे मोटर वाली पाइप ले लो, अगर उसके अंदर से पानी जा रहा है, वो बाहर पाइप पर भी दबाव डालेगा तो उसके अंदर का क्या है? वो प्रेशर कहलाता है। वैसे ही रक्त अपनी वाहिनियों पर प्रेशर डालता है, जिसे रक्तचाप कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर भी दो प्रकार का होता है। अपने बोलते हैं ब्लड हाई हो गया, ब्लड लो हो गया, उसके बारे में अपन अब पढ़ेंगे। धमनियाँ वह नलिकाएं हैं जो हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और अंगों तक पहुंचाती है। धमनियाँ क्या है? परिभाषा पढ़ लीजिए इसकी। जो अपने हार्ट से रक्त को शरीर के सभी हिस्सों, सभी ऊतकों और अंगों तक लेके जाती है। अब नीचे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप में इसके जो ऊपर की संख्या है 120, ये धमनियों के दाब को दर्शाती है। धमनियाँ क्या थी? जो हृदय से रक्त को शरीर के सभी अंगों तक लेके जा रही थी। इसमें हृदय की मांसपेशियाँ संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती हैं। सिस्टोलिक में क्या होता है कि जो अपने हार्ट की जो मांसपेशियाँ हैं ये संकुचित होकर धमनियों में रक्त को भेजती हैं और धमनियाँ आगे क्या है? अंगों तक रक्त को, ब्लड को लेके जाती हैं।
जो नीचे वाली संख्या है ये क्या करती है, ये धमनियों में उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां स्थिर हो जाती है। जब वो वापस सेम स्थिति में आती है तो वो कौन सी है, ये नीचे वाली संख्या बता रही है। एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप, सिस्टोलिक कौन सा है, जब धमनियां बाहर की ओर अपने हार्ट के अंगों तक रक्त को भेजती हैं तब पारा क्या होता है 90 से 120 मिलीमीटर के बीच, और जब वो स्थिर हो जाती हैं तब पारा क्या होना चाहिए 60 से 80 मिलीमीटर के बीच होना चाहिए। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, रक्तचाप मापी। ये तो सभी को पता ही है रक्तचाप मापी होता है, लेकिन एक और है सफाइगनोमैनोमीटर इसे कहते हैं। और पेपर में ये आ जाए तो हमको ये भी याद रखना है। रक्तचाप मापी कम आता है क्योंकि ये तो आम भाषा का शब्द है। सफाइगनोमैनोमीटर ये रक्तचाप मापी का दूसरा नाम है। निम्न रक्तचाप वह भाग जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के संकेत दिखाई देते हैं निम्न रक्तचाप कहलाता है। उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप में क्या, धमनियों में अधिक दाब के कारण उच्च रक्तचाप होता है। ये अधिक दाब कैसे हो जाता है, जब हम लोग वसा वाला खाना खाते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था मोटापे के बारे में, तब ये उच्च रक्तचाप हमारे होता है। जिसको मोटापा ज़्यादा है उसका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, ब्लड हाई हो जाता है, उनका उच्च रक्तचाप कहलाता है। इससे ही बहुत प्रकार की समस्याएं अभी मोटापे के कारण जो हमने रोग पड़े थे, निंद्राकालीन समस्या, कैंसर, हार्ट की समस्या, सबसे बड़ी तो हार्ट की समस्या है। क्योंकि हार्ट जैसे ही धमनियों की ओर रक्त को भेजेगा, ब्लड को भेजेगा, धमनियाँ अंगों की ओर भेजेगी, तो आगे जो अपनी धमनियाँ हैं, जो अपनी नालिकाएं हैं, वो जगह नहीं दे पाएगी और वो प्रेशर डालेगा, और प्रेशर डालने के आ जाएगा अपने को हार्ट अटैक आ जाता है। और निम्न रक्तचाप क्या है, जब धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह के कम होने के संकेत दिखाई देते हैं, जब उसका प्रेशर है वो कम हो जाता है तो उससे क्या होता है, निम्न रक्तचाप हो जाता है। निम्न रक्तचाप में क्या समस्या आती है, हमारे वजह समस्या आती है जब रक्त का प्रवाह काफ़ी कम हो जाता है। जो अपने पौष्टिक आहार लिए हैं, जो हमने खाना खाया है, जो उनकी ऊर्जा है, वो हमारी महत्वपूर्ण इंद्रियां जैसे दिमाग है, मस्तिष्क है और हृदय, गुर्दे, इन तक वो नहीं पहुंच पाता है, और वो अंग सामान्य रूप से काम करना छोड़ देते हैं या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ये निम्न रक्तचाप के कारण होने वाली समस्याओं का कारण है। और जो हाई ब्लड प्रेशर है, जो उच्च रक्तचाप है, इसके कारण क्या समस्या आ जाती है, इसके कारण क्या है, चिंता है, क्रोध है, भ्रम होना विभिन्न बातों का, तो ये हाई ब्लड प्रेशर के कारण होती है। तो होता क्यों है ये उच्च रक्तचाप, मोटापा, मोटापा कहाँ से आता है, वसा से। और वसा कहाँ से मिलती है, जैसे हम कि अभी आपको बताया था, जो खाद्य पदार्थ हैं, घी है, तेल है, रिफाइंड है, और बाकी बहुत कुछ जैसी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट, तो इन चीज़ों की वजह से उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर होता है।